please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले कुछ लोग तुतुकुड़ी में हुई हिंसा के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार पर वेदांता समूह की कंपनी स्टारलाइट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार से वेदांता को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए तुतुकुड़ी में हुई हिंसा पर तमिलनाडु सरकार को भी घेरा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई तख्तियां और पोस्टर भी दिखे, जिन पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कई नारे लिखे थे। We condemn not only the Tamil Nadu government but also the Vedanta company and demand that it should be blacklisted. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तुतुकुड़ी में हुई हिंसा में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। They are protesting peacefully and they were attacked by the police. So we demand immediate resignation of Tamil Nadu Chief Minister. प्रदर्शनकारियों ने देश में वेदांता के दूसरे प्लांट के विरोध में भी प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ भी जांच की मांग की। सवाल ये कि क्या वेदांता को फायदा पहुंचाने के आरोप सही हैं? प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के लिए सरकार का रवैया अभी निराश करने वाला रहा है। तुतुकुड़ी में स्टारलाइट कंपनी के विरोध के बाद ही वेदांता पर उंगलियां उठ रही है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इन आरोपों की जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दे। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने इस बार उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक जमीन को लेकर आरोप लगाया कि नगर निगम ने खैबर पास इलाके में 15,000 करोड़ की एक जमीन महज 110 करोड़ रुपए में दी और आरोप है कि नगर निगम ने यह जमीन एक निजी बिल्डर को बेची है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर वेणु जगदेव की इस चिट्ठी को आधार बनाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वेणु जगदेव ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसी वजह से वेणु जगदेव को पद से हटा दिया गया। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया है कि इस घोटाले की जानकारी एलजी को थी। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किए गए एलजी साहब के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के निगम के अधिकारियों के पास थी, कमिश्नर साहब के पास थी। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोप पर एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने दावा किया है कि उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के मामले में प्रतिबद्ध है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी आरोपी होगा उसको हमारे तरफ से हमने एक जांच कमेटी बिठाई है। उस जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में नई सरकार बनने और शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को मनाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत को सौंप दी है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु दौरे के दौरान उचित सम्मान न मिलने से डीके शिवकुमार नाराज हैं। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार 2 बड़े मंत्रालय या प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहते हैं और राहुल ने उन्हें मेहनत का इनाम देने का वायदा भी किया है। महाराष्ट्र के पालघर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली के मंच पर रखी शिवाजी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई। वहां लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी के बहाने केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना पर निशाना साधा और किसी का नाम लिए बगैर शिवसेना पर बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के अब चल के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को कभी माफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बाल ठाकरे की तारीफ करते हुए शिवसेना पर उनकी परंपरा को कलंकित करने का आरोप लगाया। बाला साहब ठाकरे ने कभी पीठ पर छुरा घोंपने का कार्य नहीं किया। योगी के वार पर शिवसेना ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और दलील दी कि हार की आशंका से घबराई बीजेपी बाहरी लोगों की मदद ले रही है। उमेदवार स्वतःचा नाही, प्रचाराला माणसं स्वतःची नाहीत, प्रचाराला सुद्धा बाहेरनं माणसं बोलवावी लागतात, उत्तर प्रदेशची माणसं बोलवावी लागतात। शिवसेना ने बीजेपी पर पालघर के पूर्व सांसद चिंतामण वनगा के परिवार की अनदेखी का भी आरोप लगाया, जिनके निधन की वजह से खाली हुई पालघर लोकसभा सीट पर 28 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और शिवसेना के बीच अब जुबानी हमले तेज हो गए, क्योंकि शिवसेना ने पालघर से बीजेपी सांसद रहे चिंतामण वनगा के बेटे श्रीनिवास वनगा को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जो बीजेपी का दामन छोड़कर पूरे परिवार समेत अब शिवसेना में शामिल हो गए। बीजेपी ने इसे अपने अंदरूनी मामले में दखल करार दिया और
शिवसेना पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद बीजेपी को आदिवासी नेता राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चला रही बीजेपी और शिवसेना की आपसी तनातनी का फायदा पालघर उपचुनाव में विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां बीवीई यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के साथ मिलकर के अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिससे पालघर की 6 विधानसभाओं में 3 विधायक। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस के कुछ जवान हाथ में स्टॉप लिखकर पेपर पकड़े हुए लोगों को रोकने की कोशिश करने लगे। पिछले साल एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे से सबक लेते हुए वहां मानसून से पहले ही एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान इन लोगों ने रेल यात्रियों को कागज पर लिखे कुछ संदेश दिखाए। इन संदेशों में यात्रियों को एक फुटओवर ब्रिज पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से दूसरे फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। ये संदेश माइक और स्पीकर के जरिए भी दिया गया। ये ब्रिज में ज्यादा क्राउड होने के कारण आप मिडल ब्रिज उपयोग कीजिए। मानसून आने में करीब अभी 2 हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले जो तैयारियां हैं वो लगातार आरपीएफ की तरफ से की जा रही हैं। रेलवे की तरफ से की गई इस मॉक ड्रिल को यात्रियों का भी पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन पर बने दूसरे फुटओवर ब्रिज का रुख कर लिया। भीड़ के दौरान भगदड़ न मचे, इसके लिए आरपीएफ ने कांदिवली के अलावा 2 और स्टेशन पर भी इसी तरह से मॉक ड्रिल की है। सवाल ये है जिसमें क्या शामिल किए गए। पिछले साल मानसून के दौरान एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मची थी, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 55 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। लेकिन इस हादसे से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। जवानों को ये समझाना है कि भाई हमें ओवर क्राउड जो होता है पुल के ऊपर, उसमें भगदड़ नहीं मचे, उसको हमें कैसे रोकना है। बस हमारा उद्देश्य यही है। मॉक ड्रिल के दौरान फुटओवर ब्रिज पर भीड़ को संभालने की प्रैक्टिस के साथ ही सुरक्षा पर ही पूरा ध्यान दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोशिशों से हादसों को रोका जा सकता है। आरपीएफ और रेलवे पुलिस पिछले हादसे से सबक लेकर कितने मुस्तैद हुई है और अपनी तैयारी कितनी पुख्ता की है, ये तभी पता चल सकेगा जब मानसून के दौरान पुलिस भीड़ को काबू में करने के लिए सफल हो और हादसे दोबारा ना हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनका गठबंधन की सरकार न सिर्फ 5 साल पूरे करेगी, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरे विपक्ष ने एक साथ पहुंचकर 2019 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश भी दे दिया है, और कुमारस्वामी का ये बयान ठीक इसके बाद ही आया है। Will this coalition last in 2019 also? It will going to. Will Congress be an allied partner? Complete all the 5 years. In 2019, will Congress be an alliance partner? 2000, yeah, it will be an alliance partner. सुब्रमण्यम स्वामी ने कश्मीर में सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा न दिए जाने पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कश्मीर घाटी में सिखों की 65,000 आबादी का हवाला देते हुए राज्य में इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिए जाने पर सवाल खड़े किए। यूपीएसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली एक कंपनी में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही तमिलनाडु में कुत्तुकुडी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात करने जा सकते हैं। कानपुर में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद उठी शराबबंदी की मांग पर राज्यपाल राम नाईक ने फैसला सरकार पर छोड़ा। केरल में निपाह वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। शिल्पा शेट्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर चैरिटी का एक वीडियो शेयर करने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने सलमान खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म लवरात्रि नाम हिंदू त्योहार से मिलता जुलता बताते हुए इसके रिलीज का विरोध करने का ऐलान किया। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैरा कुछ लोगों के साथ में बुड्ढा नाले और सतलुज नदी के संगम पर खड़े होकर बात करने लगे। आरोप है कि वहां मौजूद फैक्ट्रियों का गंदा पानी बुड्ढा नाले के जरिए सतलुज नदी में जाकर के मिल रहा है, जिसकी वजह से सतलुज नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैरा कुछ लोगों के साथ नदी में प्रदूषण की पड़ताल करने वहां पहुंचे और आरोप लगाया कि बुड्ढा नाले का गंदा पानी सतलुज नदी में जाकर मिल रहा है और सतलुज नदी के जरिए ये प्रदूषण पानी हरी बैराज तक पहुंच रहा है। उसी बैराज से पंजाब के कई शहरों को पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में दूषित पानी की सप्लाई की वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अगर ये पियेंगे लोग और ये जानवर हमारे देखेंगे तो इससे तो मैं समझता हूँ कि मौत बेहतर है।
मौके का मुआयना करने के बाद सुखपाल सिंह खैरा ने बुढ़ा नाले की सफाई में घोटाले का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर भी सामने आए और सतलुज में हो रहे प्रदूषण की जानकारी होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इसका ठीकरा 6 महीने से खराब पड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर फोड़ दिया। हालांकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जल्द ठीक होने का दावा भी किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो भी फंड्स आ गए लास्ट 1.5 महीने चला देंगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ शुरू होने जा रहे हैं। मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने बुढ़ा नाले को देखकर जल्द ही बड़ा फैसला लेने का भरोसा दिलाया, क्योंकि ये फैसला बहुत ਵੱਡਾ फैसला है। बुढ़े नाले ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ बहुत ही सीरियस है। वहीं इलाके के लोगों ने बुढ़ा नाले में गंदा पानी डालने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। सवाल ये कि गंभीर बीमारियों के खतरे के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज होने वाला बदलाव का नियम करीब 1 साल पुराना हो गया है। 16 जून से सरकार ने अब तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के हिसाब से अब रोज कीमतें बदलने की इजाजत दे दी है और तब से अब तक 340 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है, जिनमें से 193 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है और बाकी के दिनों में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनमें कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले के 20 दिन भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 2/3 दिन ऐसे रहे जिनमें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और केवल 1/3 दिन ऐसे रहे जिनमें लोगों को कुछ राहत दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक अखबार खबर में यह भी दावा किया गया है कि केंद्र सरकार को टैक्स के जरिए होने वाली कुल कमाई में 22% हिस्सा अकेले पेट्रोलियम उत्पादों से आता है, जो राज्य सरकारें भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है गुजरात, जहां टैक्स से होने वाली राज्य की कमाई का 22% से ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों से आता है। इस मामले में दूसरा नंबर राजस्थान का है, जहां सरकार की करीब 20% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से होती है और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फासला बेहद कम है, यानी कि मध्य प्रदेश की करीब 20% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से होती है। तो चौथा नंबर है इस मामले में पंजाब का, जो 19% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से करता है और 5वां नंबर ओडिशा का है, जिसके करीब 18.5% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से होती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ताओं ने तुत्तुकुड़ी हिंसा में विरोध को लेकर प्रदर्शन किया। तुत्तुकुड़ी हिंसा में तमिलनाडु से दिल्ली तक सियासत पुरजोर तरीके से जारी है, जिसकी बानगी चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा के बाहर देखने को मिली, जहां डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्टरलाइट कंपनी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान ही स्टालिन विधानसभा के बाहर धूप में धरने पर बैठ गए। लेकिन जब डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने स्टालिन समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे कार्यकर्ता भड़क गए और उन लोगों की पुलिस वालों से झड़प हो गई। हालांकि वहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन इसके बाद भी डीएमके कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और जैसे तैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर ले गई। इससे पहले डीएमके ने तुत्तुकुड़ी हिंसा के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा। ஏறக்குறைய 12 பேருக்கு மேல் துப்பாக்கி சூட்டிற்கு பலியாகி இருக்கிறார்கள். ஏதோ பெயருக்கு ஒப்புக்காக तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने हमलों का जवाब देते हुए डीएमके पर ही हिंसा के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். இன்று காலை 11 மணிக்கு சட்டப்பேரவை डीएमके और एआईएडीएमके में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भी तुत्तुकुड़ी जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के जाने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस तुत्तुकुड़ी हिंसा पर शुरू से ही राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है और पार्टी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ी। The action should be taken against the police officers and the state government should also apologize the people of Tamil Nadu. हालांकि इस सियासत के बीच केंद्र सरकार ने तुत्तुकुड़ी में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। I appeal to the people in Tuticorin to remain calm and maintain peace and tranquility in the area. सियासी घमासान के बीच तुत्तुकुड़ी में तीसरे दिन प्रदर्शन नहीं हुआ और हालात काबू में रहे। सवाल ये कि तुत्तुकुड़ी की घटना बेहद संवेदनशील है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए नेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बाज आना चाहिए और विवाद को तूल देने से भी बचना चाहिए। कश्मीर में एक पत्थरबाज को सेना की गाड़ी के आगे बांधने से चर्चा में आए मेजर
लितुल गोगोई को अब पुलिस ने श्रीनगर के एक होटल से पकड़ करके पूछताछ की है। पुलिस ने बताया है कि मेजर गोगोई होटल में एक लड़की के साथ घुसना चाह रहे थे, लेकिन होटल के स्टाफ ने मेजर को लड़की के साथ एंट्री ही नहीं दी। इस पर मेजर गोगोई का होटल के स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया और इसके बाद उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मेजर से पूछताछ की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद मेजर गोगोई की उनकी यूनिट को सौंप दिया है। पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज और मेजर के वे फॉर्म भी मांगा है जिस पर उन्होंने रूम की बुकिंग के लिए साइन किया था। वहीं गोगोई ने सफाई दी है कि वो होटल में एक मीटिंग के लिए गए थे। बेंगलुरु में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। शरद यादव के मुताबिक अब विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होकर बीजेपी का सामना करना है। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि पूरे विपक्ष को एक साथ आना ही होगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता शरद यादव हैं। शरद यादव की मुख्य भूमिका होती है कि विपक्ष को एकजुट करें। शरद जी, कल भी आप शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थे, आप भी शामिल हुए। ये एकता प्रभावी होगी विपक्ष की, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए, कई लोग फेडरल फ्रंट की बात करते हैं। देखिए, कल का आयोजन तो जो था वो हर तरह के लोग बुलाए गए थे और लोकतंत्र पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से हमला हुआ था उसमें जो साझा विरासत में, सेम कंपोजिट कल्चर में, अपोजिशन की एकता में जो आपके राज्यसभा से लेकर के बाहर जो काम करते हैं वो एक अलग बात है। कल तो जो है वो सभी तरह के लोग, जो लोग भी थे, सबको बुलाया गया था। ज़्यादातर लोग वहाँ पे थे एक ही मकसद से कि बीजेपी का जो षड्यंत्र रहा है आज तक कि चुनाव हारने के बाद भी सरकार बना लेती है, वो काम जो उन्होंने किया गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में और बिहार में, वो कोशिशें जो कर रही थी उसको हराया गया और सरकार जो बनी है वो 56% से ज़्यादा लोगों की मत जो उन्होंने वोट डाला वो मत प्राप्त करके ये गठबंधन है। जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ आपका आंकड़ा है और वहाँ उसका कोई संबंध ही नहीं है इसके साथ, उसका कोई संबंध नहीं। यहाँ पर हमारी लड़ाई जो है वो तो चलेगी। जनतंत्र की हत्या यहाँ पे हो रही है और वहाँ पर जनतंत्र को बचाने के लिए पहुँचते हैं। सीमा पार से होने वाली फायरिंग के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हुई गोलाबारी में 7 महीने के एक बच्चे की मौत के बाद दिल्ली में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब कर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर में पूजा की। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड में एम्स का शिलान्यास करेंगे। एम्स की जो घोषणा सरकार ने की थी तो उसका अब शुभारंभ होने जा रहा है। वेतन न मिलने से नाराज एनडीएमसी के कर्मचारियों पर संसद भवन के पास और रेल भवन गोलचक्कर पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगा। चीन ने मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि उसने पाकिस्तान को आतंकी हाफिज सईद को किसी दूसरे देश भेजने की सलाह दी थी। एचएस फुल्का ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगों का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने पर इस्तीफा देने की धमकी दी। एनएचआरसी से तमिलनाडु की तूतुकुड़ी हिंसा की अलग से जांच करने का निर्देश देने समेत राज्य सरकार और पुलिस से हिंसा की रिपोर्ट मांगने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। यूपी के कैराना लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए शामली पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी के मुताबिक राज्य में उनकी सरकार बनने से पहले दहशत का माहौल था, लेकिन उन्होंने गुंडों को जेल पहुंचा दिया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विपक्ष ने दंगा फैलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका विकास करने में भरोसा रखती है। अगर पिछली सरकारों ने कार्य किया होता तो स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी को कैराना के पलायन की घटना को लेकर के सड़क से लेकर के सदन संसद तक आंदोलन नहीं करना पड़ता। आज उसी विरासत को बार बार स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आज स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच नहीं, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि इन्होंने जिस कार्य का बीड़ा उठाया था उस कड़ी को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है।
बोत्सवाना के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में बाढ़ खोलते ही एक शेरनी एक आदमी के कंधे पर कूदी और उससे लिपट गई। दोनों के बीच इस गहरी दोस्ती का वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया गया, जिसमें बहुत दिनों के बाद मिलने पर शेरनी उस आदमी से लिपटने लगी। पर्यावरण के लिए काम करने वाले वैलेंटिन ग्रूनर नाम के इस आदमी ने सिरगा नाम की इस शेरनी को कुछ साल पहले बचाया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इंटरनेट पर शेयर किए गए वीडियो में ग्रूनर शेरनी के साथ खेलते हुए और उसे सहलाते नजर आए। इसके बाद जब वो छांव में जाकर बैठ गई तो ग्रूनर शेरनी के साथ बात करने लगे। इतना ही नहीं, जब ग्रूनर शेरनी से दूर जाने लगे तो वो फिर से उछलकर उनसे लिपट गई। ग्रूनर भी शेरनी को गले लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गए, जबकि शेरनी किसी आम इंसान की तरह उसे गले लगाती रही। थोड़ी देर बाद फिर से छांव में शेरनी ग्रूनर के साथ खेलती दिखाई दी। वहां वो उसकी टोपी छीनने की कोशिश कर रही थी। नाकाम रहने पर उसने अपने पंजे से ग्रूनर का पैर पकड़ लिया और उसे सहलाने के लिए कहने लगी और उसका पैर चाटने लगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में शेरनी ग्रूनर से रूठी भी दिखाई दी, जिसे वो मनाने की कोशिश करने लगे। सवाल ये कि शेरनी ग्रूनर को अपने भरोसेमंद साथी के तौर पर देखती है, जबकि ग्रूनर भी शेरनी को काफी नजदीक है और जब भी उन्हें समय मिलता है वो उसके साथ वक्त बिताते हैं। तो क्या जानवर भी इसी तरह प्यार और दोस्ती के मोहताज हैं? गुजरात के अहमदाबाद में एक नहर के किनारे खड़े एक अधिकारी एक आदमी को जमकर फटकार लगाने लगे। आरोप है कि उस आदमी ने नहर की सफाई करवा रहे अधिकारी के सामने ही उनमें कचरा फेंक दिया, जिस पर वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारी भड़क गए और उस आदमी को कड़ी फटकार लगाई। हमारे सामने तुम कचरा डालते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमको गिनते नहीं हो। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कई दिन से खारीकट नहर की सफाई में जुटे हैं, लिहाजा अपने सामने कचरा फेंकता देख वो नाराज हो गए। अंदर जाओ, जाओ, ऐसी जाओ, अंदर जाओ। कहने के बावजूद जब उस शख्स ने कचरा नहीं निकाला तो अधिकारी फिर भड़क गए। आप अंदर जाओ, नहीं तो मैं 6 महीने की जेल करवाऊंगा तुमको। इसके बाद भी जब वो नहीं माना तो अधिकारी भी जिद पर अड़ गए। जूते उतारो, पहले उतारो जूते। 6 महीने का जेल चाहिए या तुम कचरा निकाल रहे हो बाहर? चलो भैया हमारी ऑफिस में ले लो। नगर निगम का आक्रामक रुख देख उस आदमी ने एक मजदूर के जरिए कचरा निकलवाना चाहा, लेकिन अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे तो वो गुहार लगाने लगा। काफी देर तक चली बहस के बाद आखिरकार उसे खुद नहर में उतरकर कचरा निकालना पड़ा। सवाल ये कि स्वच्छता के लिए लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के लिए पूरे देश में इतनी कोशिशें की जा रही है, फिर भी लोग गंदगी यहाँ वहाँ फैलाते हैं। लोगों के जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की हद है और अधिकारियों के सामने ही लोग गंदगी फैलाने पर तुले हुए हैं, वो भी तब जब अधिकारी नहर की सफाई करवा रहे हैं। जरूरत है कि लोग स्वच्छता के लिए खुद जिम्मेदार हो जाएं। भारत और चीन सीमा के पास चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर भारतीय वायुसेना की युद्धाभ्यास गगन शक्ति के बाद चीन और भी आक्रामक हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार चीन भारत की सीमा के पास 3 हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। ये 3 हवाई अड्डे भूटान, शिगास्ते और लासा है। ये तीनों ही हवाई अड्डे भारत की सीमा के बेहद पास में। सूत्रों के मुताबिक भूटान एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हैंगर भी तैयार कर दिए हैं। हैंगर एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए बनाए जाते हैं और शिगास्ते में चीन रनवे की गिनती बढ़ाने पर जोर दे रहा है। शिगास्ते का एयरपोर्ट भारत और चीन की सीमा से बेहद करीब है और तीसरा एयरपोर्ट लासा में है। तिब्बत की राजधानी लासा में चीन एयरपोर्ट पर कई बड़े हैंगर बनाने का काम कर रहा है, तो एक बड़ा टैक्सी भी बनाया जा रहा है। सीमा के पास चीन की यह तैयारी हैरान करने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर चीन बड़ी संख्या में वायुसेना के विमानों की तैनाती भी कर सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बुजुर्ग आदमी रस्सी के सहारे एक गड्ढे से बाहर आने लगा। 70 साल के सीताराम राजपूत नाम के आदमी ने सूखे से परेशान होकर कुआं खोदना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो एक रस्सी के सहारे गड्ढे से बाहर आए। इस दौरान मिट्टी से भरा एक बर्तन उनके सिर पर भी रखा हुआ था। सीताराम का दावा है कि 300 की आबादी वाले उनके गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है, जिसमें अक्सर पानी नहीं आता। बड़ी समस्या है, कठिन एक हैंडपंप है, कुआं खोदो सो फिर ना घर वाले ने सहायता दी ना गाँव वाले ने। इससे पहले भी 18 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने कुआं खोदा था, लेकिन तेज आंधी और बारिश की वजह से मिट्टी कुएं में गिर गई और वो बंद हो गया। हालांकि लगातार हो रही पानी की परेशानी ने एक बार फिर सीताराम को कुआं खोदने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल ये कि एक गांव में पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप ही क्यों? 300 लोग जिस गांव में रहते हों वहां हैंडपंप से कैसे काम चल सकता है? प्रशासन को इस मामले पर पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ 70 साल का वो बुजुर्ग भी तारीफ के काबिल है। यूपी के कैराना में 28 मई को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है।
कैराना से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार कमर हसन ने गठबंधन के उम्मीदवार तबस्सुम को समर्थन देने का फैसला किया है। कैराना में कमर हसन के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंट रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी भाभी के समर्थन में चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया है। हसन के इस ऐलान के बाद वहां सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह और गठबंधन उम्मीदवार तबस्सुम के बीच रह गया है। वहीं चुनाव से हटने के बाद कमर हसन आरएलडी में शामिल हो गए। अजीत सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, विपक्ष के इस कदम के बाद बीजेपी कोई जवाब दे पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई है। बीजेपी जो अब तक सोच रही थी कि कन्वर और तबस्सुम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट दो भागों में बटेगा, लेकिन उसे जयंत चौधरी ने समाप्त करा दिया। कन्वर हसन को आरएलडी में शामिल करा दिया और उन्होंने अब अपनी भाभी यानी आरएलडी और गठबंधन का जो संयुक्त प्रत्याशी है तबस्सुम को समर्थन दे दिया है। हालांकि जरूर मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि जिन्ना चाहिए या गन्ना चाहिए, हम जिन्ना की तस्वीर नहीं लगने देंगे। तो पूरे जो चुनाव को पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर कही जा रही है। हालांकि अभी किसी प्रवक्ता की तरफ से बयान नहीं आया कि उनकी नई स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन इस एपिसोड ने एक बार जरूर बीजेपी के सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है कि अब सीधा मुकाबला तबस्सुम है, उसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि जो वो एरिया है वो काफी मुस्लिम और जाट बड़ा वोट बैंक है, उसे कैसे एक साथ लाया जाए, उसे तोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। शुक्रिया जी।